नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं विवेकानंद करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 12 की प्रथम जो बुक है उसका पहला अध्याय है प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। तो इस बुक में हमने सबसे पहला जो अध्याय है वो प्रकृति और मनुष्य के बीच के सहज संबंधों का अध्ययन करना, जो आपने अपनी किताब में पढ़ा भी होगा। और इसी कड़ी में हम इसके छोटे छोटे जितने भी, क्योंकि बड़े प्रश्न जितने भी हैं उनकी अगर थ्योरी लिखनी हो तो बच्चा फिर भी लिख दे, परंतु वन लाइनर और फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, उनमें कहीं ना कहीं उनके जो दिक्कत आए उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक लेसन में से उठाए जाएंगे उनकी शुरुआत आज से हम करते हैं। तो आप सभी को जितना भी ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करते रहना, इसमें कमेंट में अपनी राय देते रहना। आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, किस प्रकार से आपको इसके अलग कंटेंट जो है उसकी डिमांड आपकी हो सकती है, तो उसी आधार पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक छोटा सा एक पेपर बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो आज हम मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ एक छोटे बड़े प्रश्न हैं जिनमें हम पढ़ेंगे, कुछ एक चीज़ें ऐसी जो आपने पढ़ी हैं उनको रिपीट करेंगे। तो ऐसे ही करते करते हम प्रत्येक लेसन के छोटे बड़े प्रश्नों को, कुछ छोटे प्रश्न अभी, फिर बाद में बड़े प्रश्नों को भी हम उठाएंगे। तो आपका सपोर्ट जितना ज़्यादा मिलेगा हम उतना ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला लेसन है उसका पहला प्रश्न है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है, मानव इसका प्रयोग करता है। मानव क्या करता है? इसका प्रयोग करता है। तो ये विचारधारा कौन सी है? कौन सी विचारधारा के अंतर्गत जो है ये बात कही गई है? तो ये कही गई है संभववाद के अंतर्गत, है ना। संभववाद के अंतर्गत कही गई है, जिसमें मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की संभावनाएं व्यक्त हो सकती है। ऐसा कहा गया है संभववाद में कि प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है और मनुष्य इसका प्रयोग करता है। दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो है मानव का प्राकृतिकरण क्या है? मनुष्य का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है, उसे प्राकृतिकरण कहा जाता है। जैसे मानो कि मनुष्य ने अपने उत्थान के लिए जो प्रौद्योगिकी का जो कार्य है, उद्योग लगाने का, उद्यम लगाने का जो कार्य है, उद्योगों का विकास जो है वो अगर नहीं करता है, उद्योग लगाने का कार्य नहीं करता है या केवल प्राथमिक कार्य पर ही डिपेंड रहता है, और प्राथमिक कार्य भी ऐसा जो केवल जिस प्रकार का प्रकृति चाहती है उसी प्रकार का जो प्राथमिक कार्य मनुष्य करता है, उसको मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। और उसी का उल्टा अगर पूछा जाए कि प्रकृति का मानवीयकरण क्या है? किसका? प्रकृति का मानवीयकरण क्या है? तो प्रकृति का मानवीयकरण किसे कहा जाता है? प्रकृति का मानवीयकरण उसे कहते हैं जिस प्रकार की प्रकृति जो है, मनुष्य जो अपने अनुसार प्रकृति को ढाल लेता है, उसे कहते हैं प्रकृति का मानवीयकरण। जैसे वो चाहे तो बरसात हो जाए, वो चाहे तो जो बरसात बंद हो जाए, अब उसी प्रकार की चाहे तो हवा चले, चाहे तो हवा बंद हो जाए, इस प्रकार का अगर मनुष्य प्रकृति को प्रतिबंधित कर लेता है उसे कहते हैं मानव का प्रकृति का मानवीयकरण करना। क्या कहना? प्रकृति का मानवीयकरण करना। तो अगला प्रश्न जो हमारा इसमें से है वो है सामाजिक भूगोल के दो उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? सामाजिक भूगोल के दो उप क्षेत्र जो है, एक तो है व्यवहारवादी भूगोल। क्या है? व्यवहारवादी भूगोल। और दूसरा है जो सांस्कृतिक सामाजिक कल्याण का भूगोल। क्या है? सामाजिक कल्याण का भूगोल। क्या है? सामाजिक कल्याण का भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल के दो उप क्षेत्र हैं, एक तो व्यवहारवादी भूगोल और एक सामाजिक कल्याण का भूगोल है। अगला जो हमारा लेसन है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? जैसे मानव और प्रकृति के, किसके? मानव और
प्रकृति के सह संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल है। जैसे कोई बोल रहा है, कोई भूगोलवेता आया और उसने बोला कि केवल प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। दूसरे भूगोलवेता आए और उसमें कहा गया, आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि दूसरे भूगोलवेता ने कहा कि मानव ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति कुछ नहीं है, अगर मानव नहीं है तो प्रकृति नहीं हो सकती। तीसरे भूगोलवेता ने बोला कि केवल न किसी एक के कारण ना तो प्रकृति और ना ही मनुष्य, किसी एक के कारण जो ये श्रृंखला चल नहीं सकती, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, दोनों एक दूसरे का सह संबंध जो है वो स्थापित करेंगे एक दूसरे के साथ है, तो ही प्रकृति और मनुष्य दोनों जो है वो जुड़े रह सकते हैं। प्रकृति मनुष्य पर निर्भर करती है और मनुष्य प्रकृति पर निर्भर करता है, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अगले प्रश्न का उत्तर है कि पहला तो प्रश्न क्या है कि 1990 में कौन सी विचारधारा का उदय हुआ था। कौन कौन सी विचारधाराएं थी जिनका उदय हुआ था 1990 में, सॉरी 1970 में कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ था। कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ 1970 में। 1970 में कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ, तो इसमें आपने पहला पढ़ा कि मानवतावादी विचारधारा है, और दूसरा जो इसका है वो व्यवहारवादी विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा है, और तीसरा है आमूलवादी विचारधारा। क्या है, आमूलवादी विचारधारा है। तो व्यवहारवादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मनुष्य के बारे में जो जितनी भी जानकारियां हैं उसमें आपको पढ़ने को मिलता है। व्यवहारवादी विचारधारा में मनुष्य के जितने भी सामाजिक स्तर हैं, चाहे वो जाति से हो, प्रजाति से हो, धर्म से संबंधित हो, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और आमूलवादी विचारधारा के बारे में अगर आप पढ़ते हो, आमूलवादी विचारधारा क्या है, तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है कि जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं और जो इसके विकास संबंधित, मनुष्य के विकास संबंधित जो चीज़ें हैं वो आमूलवादी विचारधारा में अपने को पढ़ने को मिलती है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो सबसे पहला प्रश्न जो है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ये आपके इसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में आ सकता है, और सभी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न उठाए गए हैं जितने भी हो सकते हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, इन सभी में आपके प्रश्न जो है वो आएंगे। अगर अर्धवार्षिक में नहीं है तो वार्षिक में आएंगे, वार्षिक में नहीं है तो अर्धवार्षिक में पहले आ जाएंगे। हो सकता है दोनों में से कोई प्रश्न उठा लिया जाए। खैर, अगला प्रश्न जो है जर्मन भूगोलवेता जो है उसने राज्य या देश का वर्णन किसके रूप में किया था? किसके रूप में किया था? जीवित जीव के रूप में किया था। किसके रूप में किया था? जीवित जीव के रूप में किया था। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक है। सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक है। तो किस प्रकार है ये? सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी का मतलब है उद्योग या उद्यमी होना। प्रौद्योगिकी का मतलब है जो कि उद्योग लगाए उन लोगों के बारे में। अब वो केवल सांस्कृतिक विकास तो उनका कर सकती हैं, अब प्राकृतिक विकास जो है वो प्रौद्योगिकी नहीं करती। प्रकृति में तो उल्टा प्रौद्योगिकी का या उद्योगों का जो है वो नुकसान होता है, प्रदूषण संबंधित, है ना, प्रदूषण संबंधित नुकसान होता है। जैसे मानो कि कोई उद्योग स्थापित हुआ तो उसी स्तर पर अगर आप उससे वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा, अनेकों प्रकार के प्रदूषण होंगे। तो इसलिए इसका सांस्कृतिक विकास तो कर सकती है परंतु इसका अन्य किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकती है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेता कौन से भूगोलवेता ने दी थी? नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेता ने परिलक्षित की है। कौन से भूगोलवेता ने परिलक्षित की है? तो ये नवनिश्चयवाद की ग्रिफिथ टेलर ने की है। क्या किसने की है? ग्रिफिथ टेलर ने की है। नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है वो ग्रिफिथ टेलर ने दी। और नवनिश्चयवाद में क्या है? क्या नवनिश्चयवाद में कहा गया है, ग्रिफिथ टेलर ने बोला है कि इस संकल्पना को रुको और जाओ की संकल्पना कहते हैं। क्या बोलते हैं? रुको और जाओ की संकल्पना भी इसे कहा जाता है। रुको और जाओ की संकल्पना इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य को इसमें स्थायी तौर पर यहीं रहना नहीं दिखाया गया।
यानी कि जो अभी आया है वो धीरे धीरे आगे जा करके, आगे चल करके, जैसे जैसे इन सभी चीज़ों का, प्रकृति की सभी चीज़ों का उपभोग करके, और फिर बाद में एक जगह स्थायी नहीं है कि वो यहाँ अश्वत्थामा की तरह मरी रहे, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। वो आया है तो वो जरूर जाएगा। रुको और जाओ की संकल्पना के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है मानव भूगोल विस्तृत होते परिलक्षित करती हैं कि इसको विस्तृत कौन हो रहा है? परिमंडल जो है वो विस्तृत हो रहा है। क्या हो रहा है? परिमंडल विस्तृत हो रहा है। परिमंडल क्या होता है? जैसे आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, पृथ्वी पर जलमंडल, जल मंडल, स्थलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, और जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, और दूसरा है वायुमंडल। अगला है वायुमंडल। ये सभी प्रकार जो हैं ये पृथ्वी के क्या हैं? परिमंडल हैं। पृथ्वी के ये क्या है? परिमंडल है। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। और तो परिमंडल अब किसका? मानव भूगोल विस्तृत होते यानी कि बढ़ते हुए परिमंडल को परिलक्षित करती है, परिभाषित करती है, वर्णन करती है उसका। मानव भूगोल क्या है कि अब किस प्रकार से आगे आगे जैवमंडल बढ़ रहा है, भूमंडल जो स्थल मंडल है वो बढ़ रहा है, जैवमंडल बढ़ रहा है, वायुमंडल बढ़ रहा है, जलमंडल बढ़ रहा है, इनका विकास किस आधार पे हो रहा है। तो ये सभी चीजें परिभाषित करने को बोला जाता है मानव भूगोल। तो आप आज की यही क्लास है आपकी। तो आगे आपको किस प्रकार से, कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आपको चाहिए होंगे, तो आप भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।